नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में एक नैरेटिव बहुत चलता है कि भारत कभी भी एक नहीं था। जहाँ अंग्रेजों ने ये भारत बनाया जो आज हमें देखने के लिए मिलता है। बट ये सब बातें वही लोग करते हैं जिन्हें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे सूरवीर की बात बताऊंगा जिसने भारत को एक ही नहीं किया जबकि उसकी सीमाओं को अफगानिस्तान तक फैलाया। उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उनका जीवन काल 340 ईस्वी पूर्व से लेकर 297 BCE तक माना जाता है। पहली बार भारत को एक सक्षम राज्य के रूप में और राजनीतिक रूप से एक साथ बनाने वाले वो पहले राजा थे। सबसे पहले उनके जन्म की बात करते हैं। 340 ईस्वी पूर्व ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म हुआ और इतिहासकार ये भी मानना है कि उनका किसी बड़े घराने से ताल्लुक नहीं था। वो एक साधारण परिवार में जन्मे और उनके पिता एक युद्ध में मारे गए और उनकी माँ ने उनकी जान बचाने के लिए उनको जंगल में छोड़ दिया, जहाँ पे उनका पालन पोषण एक मोर पालने वाले परिवार ने किया। ऐसा माना जाता है बौद्ध और जैन ग्रंथों में। और बाद में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने भी ये निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उनका पालन पोषण एक मोर पालने वाले परिवार ने किया था, तो वो इसीलिए वो अपने नाम के पीछे मौर्य लगाते थे। बट इसका कोई पुष्टि नहीं कर सकते, इसके पीछे कुछ मतभेद भी हैं। उनके जीवन काल में सबसे बड़ा चेंज ये आया जब भी आचार्य चाणक्य से उनकी मुलाकात हुई। आचार्य चाणक्य का ऐसा उल्लेख मिलता है कि वो तक्षशिला में एक शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे थे और 330 से 27 BCE पूर्व जब वो मगध गए तो उनकी मुलाकात राजा धनानंद से हुई, जो एक थोड़े क्रूर शासक थे। तो चाणक्य ने उनको शासन सुधारने और विदेशी आक्रमण से बचने की कुछ बातें बताई, बट वो बातें ना मान के उनको बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद अब ऐसा बोला जाता है कि आचार्य चाणक्य ने सौगंध खाई कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ऐसा हमें मुद्राक्ष नाम के एक ग्रंथ में मिलता है। और आपको ये बता दूं कि इसी शपथ ने भारत का नक्शा बदल दिया और एक भारत के बड़े साम्राज्य की नींव भी रखी। उनका इसी तरह जब भी मगध में वो घूम रहे थे तो उनका परिचय एक बहुत ही प्रतिभावान लड़के से हुआ, जिसमें बहुत ही साहस और निडरता थी, नेतृत्व का समर्थ रखता था। और उनकी चंद्रगुप्त, जिसका नाम चंद्रगुप्त था, और दोनों का लक्ष्य क्योंकि एक था नंदवंश का समाप्ति और पूरे भारत को एक करना, तो दोनों एक साथ चल पड़े। और जब ये गुरु और शिष्य तैयार थे उसी वक्त इतिहास ने एक और दरवाजा खोला। 327 ईस्वी पूर्व सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था। तो 327 से 25 ईस्वी पूर्व बीच में जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया तो यूनानी लेखक आरियन और प्लूटार्च ने लिखा कि 326 ईस्वी में जब पोरस से सिकंदर का युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त ने यूनानी सेना की रणनीति और युद्ध को समझा और खुद इस्तेमाल किया, जिसके फायदा उन्होंने नंदवंश के विरुद्ध युद्ध में ही उठाया। बट इसमें कुछ मतभेद हैं, तो हम इसको ऐसा नहीं मानते क्योंकि हर हिस्टोरियन ने अपने हिसाब से लिखा है। और उसके बाद ऐसा हमें कुछ पुराणों, महावंश जैसे महावंश पुराण, विष्णु पुराण और कुछ यूनानी लेखकों के द्वारा ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि चंद्रगुप्त ने पहला अटैक 322 ईस्वी पूर्व
सीधा नंदवंश की राजधानी पे किया, क्योंकि नंदवंश की राजधानी थी, वहाँ पे बहुत बड़ी सेना थी, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। तो और चंद्रगुप्त ने सीधा अटैक किया था, तो उनको मुंह की खानी पड़ी और वो उनको पीछे हटना पड़ा। और 322 ईस्वी पूर्व मध्य में जाके चाणक्य ने अपनी रणनीति बदली और उन्होंने सबसे पहले शुरू किया कि वो छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू करेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीता। उन्होंने जासूसों के द्वारा असंतोष फैलाया जनता में। उन्होंने बाय हुक एंड क्रुक वो जंग जीतने का हर प्रयास किया, वो जिस तरह से वो जीत सकते थे। और उसके बाद 321 BCE में चंद्रगुप्त ने एक बड़ी सेना तैयार करके जाके सीधा मगध की राजधानी पे अटैक किया और वहाँ पे जाके उन्होंने उसको घेर के रखा, जिससे उनका राशन पानी बंद कर दिया, सप्लाई चेन बंद कर दी, जिसके कारण स्लोली जो नंदवंश की सेना थी उनका मनोबल टूटा और वो पीछे हटना शुरू हो गए। और इस तरह चंद्रगुप्त ने अपनी एक राज्य की स्थापना की और नंदवंश का समाप्ति कर दी। बट इसमें ये धनानंद की मृत्यु हुई जंग में, जहाँ उनका देश निकाला हुआ, ऐसा हमें कहीं पे देखने में नहीं मिलता है। इसके बाद 321 BCE में ही उनका राज्य अभिषेक किया गया और पाटलिपुत्र उनकी राजधानी बनी। इसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया 321 से 305 ईस्वी पूर्व। इन वर्षों में चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें उन्होंने पंजाब, सिंध, मालवा, राजस्थान, अफगानिस्तान के बहुत बड़ा हिस्सा सब भारत में मिला लिया। और आप सोच के देखिए, जो आज लोग बोलते हैं कि अफगानिस्तान को जितना मुश्किल था, ये है वो है, और उस समय में उन्होंने अफगानिस्तान को हराया और अपने में मिलाया। बट उसके बाद क्योंकि जब भी सिकंदर की मौत हुई, तब जो राज्य थे उन पे उनके सिकंदर के सेनापतियों का राज्य शुरू हो गया, उन्होंने वहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। तो जो भारत के पास था वो वहाँ पे मेसोपोटामिया, जिसको इराक और ईरान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से, इन पे सेलुकस नाम के सेनापति का शासन था। क्योंकि वहाँ पे सेलुकस ने देखा था, सेलुकस निक्टर नाम का सेनापति था, उसने देखा हुआ था कि कहाँ तक वो जाके आए थे, तो वो फिर से उन राज्यों को अपने में मिलाना चाहता था। तो उसने दोबारा सिंधु नदी पार की। बट इस बार सिंधु नदी पे वो पुराने भारत का सेना नहीं थी, इस बार मौर्य वंश की सेना थी। मौर्य साम्राज्य में सेना बहुत ही समृद्ध और ताकतवर थी, उनके पास ज़्यादा हाथी थे, ज़्यादा उपकरण थे लड़ाई के लिए। तो सेलुकस वो लड़ाई झेल ना पाया, हाथियों के आगे उनकी सेना टिक नहीं पाई और वो सब हार के पीछे हटने लगे। तो 303 BCE में बहुत संघर्ष करने के बाद जब भी सेलुकस का जोर नहीं चला, तो उसने एक ट्रीटी साइन की, जिसमें उसने अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और साथ में कुछ हिस्से ईरान के हम अपना राजा को सौंप दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए, और साथ में अपनी लड़की की शादी की। बट ये नहीं हमें पता कि कहीं पे नहीं मिलता है कि उन्होंने वो शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, जहाँ उनके घराने के किसी लड़के से, बट शादी जरूर की थी। और बदले में चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी दिए और बाद में उन हाथियों से सेलुकस ने इप्सस की युद्ध में उन हाथियों का यूज किया और वो जंग जीती और यूनानी सेना वहाँ पे विजय हुई। और उनके ग्रंथों में लिखा मिलता है कि वो उन हाथियों के कारण वहाँ पे जीता था।
और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 303 से 298 ईस्वी के बीच अपने शासन को बेहतर करने के लिए बहुत सारी नई चीज़ें अपनाई और उसमें बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी किया। जैसे कर्ण प्रणाली में सुधार किया, गुप्तचर तंत्र को बढ़ाया, उन्होंने कानूनी व्यवस्था बढ़ाई, उन्होंने अर्थशास्त्र भी लागू किया। और आप सोच के देखिए उस समय में जब ये लोग वाइकिंग्स और इन चीज़ों में लगे हुए थे तब हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे। उसके बाद लास्ट में जब भी उन्होंने 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने अपना राज्य अपने बेटे बिंदुसार को दिया, तभी उसके बाद उन्होंने जाके कर्नाटका में संन्यास ले लिया और जैन धर्म अपना लिया। वहाँ पे उन्होंने जैन साधु भद्रबाहु के साथ संन्यास लिया, उनको अपना गुरु माना। साउथ के इंडिया की तरफ जब भी वो निकल पड़े वहाँ पे जाके उन्होंने, क्योंकि वो उस तरफ निकल पड़े थे, तो वहाँ पे जाके उन्होंने संथारा द्वारा देह त्याग किया। मैं आपको बता दूं, संथारा एक जैन प्रथा है जिसमें जब भी मृत्यु के नज़दीक होते हैं, जहाँ आपको कोई रोग से ग्रसित हो, तो वो अपना अलजन को त्याग करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं। बट ये चीज़ कोई आत्महत्या में नहीं आती, ये एक धार्मिक संकल्प है। और लास्ट में इस तरह 340 ईस्वी पूर्व में जन्मा एक बालक, अनाथ बालक, जो बाद में सम्राट बना। 321 में सम्राट बन के 297 BCE में सन्यासी बनकर एक इतिहास को अमर करके गया। अगर भारत के ये महान सपूत ना होते तो ना कभी अशोक महान होते और ना कभी भी ये भारत एक हो सकता था। और हम इस भारतीय सपूत को नमन करते हैं। और आप सबको भी मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सब भी अपनी हिस्ट्री को पढ़िए और जानिए, क्योंकि अगर आप अपनी हिस्ट्री को भूल गए तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप पीछे की गलतियों से सीख नहीं सकोगे। तो हमेशा अपनी हिस्ट्री को महत्व दीजिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये मेरी पहली वीडियो है, तो आपकी सपोर्ट होगी तो मैं आगे और वीडियो बना पाऊँगा।